इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग डायपोल को किस पे रखते हैं? इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे प्लेस करते हैं। देखते हैं कि क्या होता है भाई डायपोल पे, है ना। डायपोल पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, सपोज दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हर एक जगह पे कैसी है, अलग अलग है। अब इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इस पे हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर देते हैं, देखते क्या होता है। सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो बेटा यहाँ पे ये वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा F1 इज Q इंटू E1, क्योंकि यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ E1 है। और ये वाले डायपोल पे फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, दैट इज F2 इज इक्वल टू Q इंटू E2, माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड ये है यहाँ पे, और डायरेक्शन ऑलरेडी इधर आएगा। यहाँ पे मान लिया हमने इस पोजीशन पे फोर्स इधर कर रहा है, तो क्या ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं यहाँ पर? इस दीज टू फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं क्या? नो सर, नहीं है। सिंस magnitude of F1 is not equals to magnitude of F2, therefore डायपोल पे नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दिस नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब डायपोल पे नेट फोर्स लग रहा है यहाँ पे, है ना। डायपोल पे नेट फोर्स लग रहा है, समझ गए कि नहीं? हेलो, डायपोल पे और एक बार बताना, क्या बेटा? कंडीशन बताना और एक बार। हाँ, कंडीशन ये है ना कि देख, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड पे रखते हैं तो उस पे क्या लगता है? चार्ज पार्टिकल अगर एक्सटर्नल फील्ड पे तो क्या होता है बताओ? फोर्स लगता है, फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन पे, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। और नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लो E1 है और यहाँ पे E2 है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों पे सेम नहीं रहेगी ना, अलग अलग रहेगी ना, आया ना। तो नेट फोर्स क्रिएट हो गया पार्टिकल इसमें डायपोल पे। दूसरा, अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें कि भाई ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है डायपोल का, तो ये वाला फोर्स इस पे इस तरह से टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और ये वाला फोर्स भी इस तरह से टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों फोर्स डायपोल को रोटेट करेंगे अबाउट द सेंटर ऑफ मास। दोनों फोर्स यहाँ पे डायपोल पे टॉर्क भी प्रोड्यूस करेंगे, समझ गए? दोनों फोर्स डायपोल पे टॉर्क भी प्रोड्यूस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास is vector sum of tau1 plus tau2 and it is also not equals to 0. So tau1 is torque about center of mass by F1 and tau2 का मतलब है torque about center of mass by F2। दोनों फोर्स यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा? टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। दोनों फोर्स इसमें टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं? हेलो, दोनों फोर्स इसमें टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर, यस सर। दोनों फोर्स टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बोथ द फोर्स आर प्रोड्यूसिंग द टॉर्क, है ना, दोनों टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब तो नेट टॉर्क इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, तो नेट फोर्स भी 0 नहीं है और नेट टॉर्क भी 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा?
इसमें दोनों टाइप के मोशन होंगे। जब आप किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे रखोगे तो ये ऐसा भी चलेगा और घूमेगा भी, तो घूमते घूमते आगे बढ़ेगा ये। मतलब ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल दोनों टाइप के मोशन होंगे। सो देयरफॉर डायपोल experience translation as well as rotational motion in external non-uniform field एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे ये दोनों टाइप के मोशन एक्सपीरियंस करेगा। ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। बात समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं ये? यस हेलो, हाँ ओके। स्क्रीनशॉट लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? सर ये वाली कंडीशन में अगर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होता तब भी नेट फोर्स 0 नहीं होता ना? अभी आ रहे हैं ना बेटा, ये तो अपन ने नॉन यूनिफॉर्म पे रखे ना। अब अगर हम इसको यूनिफॉर्म फील्ड पे प्लेस करते तो फिर देखते क्या होता है ना। ये तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे आया अभी। ओके ऋषभ? हाँ सर। ये तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे आया। अब अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड पे रखेंगे तो क्या होता देखते हैं अभी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। Now this is page number 2. In uniform electric field, अब अगर हम इसको यूनिफॉर्म फील्ड पे रखते तो क्या होता देखते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब समझते हो ना? यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब समझते हो कि नहीं? यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसे होने चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे रहने चाहिए? इक्वल। हाँ, सेम रहने चाहिए। तो हर जगह पे फील्ड की स्ट्रेंथ भी वही रहेगी और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। तो सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे हम लोग डायपोल को रख देते हैं। दिस इज सपोज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पे इसका है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इट इज प्लस क्यू, इट इज माइनस क्यू, ये ए, ये बी, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, जिसको आप एल ले सकते हो। अभी देखो जरा फोर्स कैसे लग रहा है दोनों चार्ज पे। अब यहाँ पे फोर्स कैसे लगेंगे। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स सर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब फील्ड के डायरेक्शन पे, बराबर है। तो इस पे फोर्स लगेगा इधर पे, F1 इज इक्वल्स टू QE, और इस पे फोर्स लगेगा इस साइड पे, दैट इज F2 इज आल्सो इक्वल्स टू QE, है ना। तो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या हो गए यहाँ पे? दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड कैसे हो गए देखो जरा। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो गए कि नहीं हो गए? हेलो, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो गए कि नहीं? देखो जल्दी से। सेम है ना। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है एंड इट इज हियर डायपोल मोमेंट इज P हियर, है ना। डायपोल मोमेंट यहाँ पे P है। ये डिस्टेंस भी यहाँ पे एक ही इक्वल है। तो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है।
तो अभी देखो इसमें क्या डायपोल पे नेट फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स कैसे लग रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं ना दोनों फोर्स, आया ना, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है और एकदम पैरेलल है यहाँ पे। तो क्या जाएगा, फर्स्ट केस सिंस magnitude of F1 is equals to magnitude of F2 is equals to Fe that is equals to QE, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और मैग्नीट्यूड अगर सेम है और दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन डायपोल, डायपोल पे नेट फोर्स कितना आ गया, दैट इज वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 0 सिंस F1 और F2 कैसे एक दूसरे के पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का एंगल है ना, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री का एंगल है, अगर 180 डिग्री का एंगल है तो दोनों फोर्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस, हाँ माइनस कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, समझ गए कि नहीं, हेलो कैंसिल कर देंगे ना, समझ गए बेटा, हेलो अरे समझ गए कि नहीं, यस सर। हाँ दोनों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, मतलब नेट फोर्स कितना हो गया डायपोल पे, 0 हो गया। तो यूनिफॉर्म फील्ड पे जब आप डायपोल को रख रहे हो तो उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, ठीक है ना, नेट फोर्स 0 आ रहा है, देखो भाई डायग्राम पे नेट फोर्स 0 आया कि नहीं, समझ गए, हेलो नेट फोर्स 0 आ गया, समझ गए कि नहीं, हाँ ओके नेक्स्ट, नेट फोर्स आ गया 0। अब ये वाला फोर्स भी इसके अबाउट इसको कैसा घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, अगर मान लो ये एंगल यहाँ पे थीटा डिग्री का ले लूं मैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया यहाँ पे r, सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला एंगल भी थीटा डिग्री का है, तो ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा फोर्स तक का, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर, बराबर है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों फोर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क, ये वाला भी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये वाला भी कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज है, हाँ या ना। तो सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा, एंगल थीटा बेटा डायपोल के साथ में एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा डिग्री का बन रहा है, तो ये तो हो गया फोर्स के लिए। अभी हम लोग देख रहे हैं टॉर्क के लिए, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास है ना, तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू τ1 प्लस τ2, और दोनों कैसे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, दोनों फोर्स के जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, दोनों फोर्स के टॉर्क कैसे हैं, क्लॉकवाइज है ना, आया ना, हेलो डायग्राम पे देखो दोनों फोर्स के टॉर्क कैसे दिख रहे हैं आपको, क्लॉकवाइज दिख रहे हैं ना, हेलो हाँ ये वाला ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस साइड पे, और ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दिस इज τ1 दिस इज τ2, तो दोनों के टॉर्क ऐड हो जाएंगे। और टॉर्क में अपन ने क्या पढ़ा, टॉर्क में बताओ जरा, फोर्स और मूवमेंट आर्म, तो यहाँ पे फोर्स तो ये हो गया और ये क्या बन गया यहाँ पे, दिस इज द मूवमेंट आर्म बेसिकली, ये है मूवमेंट आर्म, तो दिस इज इक्वल्स टू F1 इंटू R1 परपेंडिकुलर प्लस F2 इंटू R2 परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों सेम सेंस में है इसलिए दोनों को ऐड कर दोगे, तो अभी वैल्यू पुट अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा F इंटू, अब ये डिस्टेंस देखना है यहाँ पे, ये एंगल थीटा डिग्री का दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर जाएगा, साइन थीटा इज r परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय a, इतना डिस्टेंस है, a इतना डिस्टेंस है डायपोल के लिए जो हमने पढ़ा था, तो व्हाट अबाउट r परपेंडिकुलर इज a इनटू साइन थीटा, और डायपोल मोमेंट p इज इक्वल्स टू q इनटू 2a रहेगा, ये डायपोल मोमेंट है, दिस इज डायपोल मोमेंट है ना, ये डायपोल मोमेंट है p, बराबर है, तो इट इज अगेन a sin थीटा प्लस f इंटू a sin थीटा
ओवरऑल कितना हो गया 2f a sin थीटा, या फिर f की जगह पे आप लिख दो QE into a sin थीटा, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इट इज q into 2a into e into sin थीटा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं टॉर्क के लिए? देखो जरा टोटल, फाइनली यहां तक पहुंच गए। देखो कैलकुलेशन देखो, आगे वाले टॉर्क वाले कैलकुलेशन देखो आप लोग। कोई डाउट है क्या टॉर्क वाले कैलकुलेशन में? कोई सर डाउट? हाँ बोलो। सर जैसे डाइपोल जो होता है उसमें दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, तो जब हम्म। इतने पास होते हैं दो अपोजिट चार्ज, तो डायरेक्टली दोनों चिपक क्यों नहीं जाते कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग? चिपक क्यों नहीं जाते? अरे क्योंकि भाई अपोजिट जो और जो एटम है, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम चिपकने का मतलब क्या हो गया? वहां पे पूरा न्यूक्लियस ही खत्म हो गया ना, वो तो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज पे चले गए, आप न्यूक्लियर रिएक्शन में चले गए। होगा ऐसा क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन की हम लेकिन बात सर यहाँ पे तो अपन चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन भी तो हो सकता है। देख ये चार्ज आए कहां से? ये चार्ज कहीं ना कहीं तो सोर्स होगा ना इनका, कि नहीं? तो चार्ज सर ऐसे, हाँ बोल। डाइपोल एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का भी तो हो सकता है, डायपोल एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का बिल्कुल हो सकता है, तो वो दोनों तो फिर अट्रैक्ट कर लेंगे ना सीधा। लेकिन हाँ कर लेंगे, लेकिन अगर ये पास में है तो अट्रैक्ट करके कुछ तो क्रिएशन होगा ना, वहां पे कुछ हाइड्रोजन एटम जैसी चीजें बनेंगी ना, ऐसे अलग अलग नहीं रह सकते ये। जैसे अगर बोल रहे हैं ना कि जो हाफ लाइफ की अगर हम बात करें इनकी, या फिर बाकी चीजों की भी बात करें, तो एक प्रोटॉन को निकालोगे कैसे और एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे कैसे? और अगर उनको बिल्कुल पास पास में रख दिए तो फिर ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मर्ज हो गए, खत्म हो गई कहानी, ऐसा नहीं होता बेटा। इलेक्ट्रॉन के साथ में प्रोटॉन कभी मर्ज नहीं होता। क्या बन जाएगा उससे? अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास में आए तो क्या बनेगा उससे? हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन वहां पे मजबूत में घूमता रहेगा उसके चारों ओर। समझ गए कि नहीं? अच्छा सर, तो सर ये दोनों एक दूसरे के अबाउट क्यों नहीं घूमते जैसे डबल स्टार होता है? हाँ ऐसा भी अपना तो होगा ना, डबल स्टार जैसे भी घूमेंगे ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, डबल स्टार सिस्टम जैसे भी घूमेंगे ना उसमें। ठीक है, ओके सर। ओके ऐसा भी घूमेंगे। और देखो अभी अभी जैसे अगर हम ये इस तरह से सोच रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम लोग बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, अगर घूमना बंद कर दे, सन के अंदर चली जाए, कोलैप्स हो गई, तो ये कोलैप्सन अलग चीज हो गई। लेकिन चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मर्ज होके न्यूट्रल पार्टिकल बना लेंगे क्या? कुछ बनाएंगे? अभी हमें भी नहीं पता कि क्या बनता है, कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? किस तरह की एनर्जी क्रिएट होगी, कौन सा नया पार्टिकल बनेगा, ये अभी हमें भी नहीं पता। और लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस होती है, न्यूक्लियस के बाहर नहीं हो सकती है प्रोसेस। न्यूक्लियस के अंदर इस तरह की प्रोसेस होती है कि न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वैसे तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, लेकिन एक प्रोसेस होती रहती है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और उस ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन का या पॉजिट्रॉन का एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो वो हम लोग थोड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो अभी अभी मत सोच उसके बारे में थोड़ा ज्यादा, है ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गए तो क्या होगा। तो ये हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम लोग आएंगे ना, तब हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। समझ गए? हाँ सर। और सर डाइपोल मूवमेंट को अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? वो भी तो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ही है ना, पहले भी तो अपन पढ़ ही रहे थे। बिल्कुल पढ़ ही रहे थे, लेकिन ये स्पेशल हो गया एक, जैसे नेचर में जो हमको दिख रहा है, जैसे HCl मॉलिक्यूल हो गया, परमानेंट डायपोल मूवमेंट है उसका, है ना। हाँ ठीक है, तो नेचर में इस तरह के मॉलिक्यूल है ना हमारे पास, इसलिए हम इसको अलग से ही पढ़ रहे हैं डायपोल को। क्लियर हो गया? ऐसा सिस्टम जहां पे इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस है, उसको हम लोग डायपोल बोल रहे हैं। तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ कोर्स, लेकिन स्पेशल केस हो गया ये पूरा पूरा, इसलिए अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। समझ गए ऋषभ? ओके सर। इसलिए अलग से जरूरत पड़ रही है। तो क्यों पढ़ते भाई, हम प्लस और माइनस को लेकर पूरा डिस्कशन कर लेते हैं ना। तो ये डायपोल का पूरा जो डिस्कशन आया वो इसलिए आया क्योंकि नेचर में ऑलरेडी ये मिल रहे हैं हमको, इसलिए हमको इसको अलग से पढ़ना है। जैसे बार मैग्नेट की अगर हम बात करें, तो बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते कि नहीं? यस सर। मैग्नेट में जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो उसको भी क्या बोलोगे? डायपोल बोलोगे ना। दो पोल हो गए भाई, दो पोल सेपरेट हो गए, दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर हो गया? ये कौन सा डायपोल हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया।
दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर मैग्नेट की हम बात कर लेंगे तो वो मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा। क्लियर? हेलो? यस तो नेचर में ही इस तरह के सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, नेचर में ही है, इसलिए हमको इसको अलग से पढ़ना पड़ रहा है। क्लियर हो गई बात बेटा? यस सर। और इसके बिहेवियर को हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये किस तरह की फील्ड जनरेट कर रहा है, ये किस तरह की पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, इसलिए हमको ये अलग से डिस्कशन की जरूरत है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। ले लिया? यस सर। तो नेट टॉर्क के लिए नेट टॉर्क के लिए क्या फार्मूला आ गया यहाँ पे? सो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास Q इंटू ई किसके बराबर होता है? दिस इज पेज नंबर 3, बताओ जल्दी से। Q इंटू ई, सॉरी Q इंटू 2a किसके इक्वल है? डायपोल मोमेंट के इक्वल है। तो इट इज P इंटू ई इंटू कितना आ गया? साइन थीटा। सो दिस इज द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। समझ गए फार्मूला? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास P इंटू ई इंटू साइन थीटा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे, P क्या है? डायपोल मूवमेंट है। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय P क्रॉस E। अभी ये बताओ मुझे, P क्रॉस E ही क्यों लिखे? E क्रॉस P क्यों नहीं लिख दिए भाई? वेक्टर फॉर्म पे लिखना था तो P क्रॉस E क्यों लिखे? E क्रॉस P क्यों नहीं लिख दिए हमने? तो उसका रीजन देख, प्रोडक्ट सेम नहीं रहता। हाँ, अगर हम P क्रॉस E करेंगे ना तो डायरेक्शन प्रॉपर आएगा टॉर्क का, और अगर E क्रॉस P कर देंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, इसलिए P क्रॉस E लिखा जाएगा टॉर्क। समझ गए कि नहीं? हेलो? अरे समझ गए कि नहीं? सर एक Yes, और sir. बार बता। देख, P E साइन थीटा, ये फार्मूला आ गया है ना। और तुमने पढ़ा कि भाई जब दो वेक्टर के लिए अगर ऐसा लिखा हुआ है A B साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोई नया वेक्टर है A B साइन थीटा, है ना। ये सपोज कोई वेक्टर R है और ये वैल्यू ऐसी लिखी, तो इसको वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिख सकते हो आप? आइदर A क्रॉस B या फिर B क्रॉस A लिख सकते हो। बात बराबर है कि नहीं? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों चलेगा, लेकिन यहां पर मैंने P क्रॉस E लिखा, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं E क्रॉस P कर दूं तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? P क्रॉस E करना पड़ेगा। और डायग्राम बना के बता रहा हूं तो और क्लियरिटी आएगी कि P क्रॉस E क्यों ले रहे हैं, E क्रॉस P क्यों नहीं लेते। समझ गया कि नहीं? यस सर। हाँ, ओके। तो ये तो हो गया वेक्टर के कारण। अब दूसरा, जब भी टॉर्क हम लोग लिखते तो टॉर्क के साथ में क्या लिख देते? आई अल्फा लिखते कि नहीं? Since torque about center of mass is moment of inertia about center of mass into angular acceleration about center of mass। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का सपोज मास m है, इसका भी मास m है, ठीक है। क्योंकि डायपोल में यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ इक्वल चार्ज ले रहे हैं, और अगर अनइक्वल चार्ज है तो फिर बेटा m1 के साथ में आपको लिखना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज m1 into a square plus m2 into a square हो जाएगा। एंड व्हाट इज अल्फा सेंटर ऑफ मास? इट इज एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। इफ दोनों पार्टिकल के मास अगर इक्वल हैं, सपोज दैट इज इक्वल्स टू m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 2 टाइम्स ma स्क्वायर हो जाएगा। और टॉर्क को फिर इससे आप इक्वेट करके क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए? कोई डाउट इस पे? सो रिमेंबर दिस रिजल्ट। फिर मैं डायरेक्शन के लिए और 3D डायग्राम बना के बताता हूँ। तो ये समझ गए या नहीं? कोई डाउट है इस पे? हेलो, समझ गए या नहीं कि कोई डाउट है? हेलो, समझ गए बेटा? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नो नहीं है? सर। हाँ, ओके। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
समझ गए यहां तक ना? हेलो, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? यस सर। मिटा रहा हूं मैं इसको। अभी डायग्राम देखो कि P क्रॉस E क्यों लिख रहा है। मैं डायग्राम यहाँ पे 3D वाला डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज पेज नंबर 4। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे एंड दिस इज द डायपोल। ठीक है ना, ये डायपोल है। डायपोल मूवमेंट कैसा आएगा? दिस इज द डायपोल मूवमेंट वेक्टर और ये एंगल थीटा डिग्री का है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। तो टॉर्क कैसा लगेगा? ध्यान देना, टॉर्क का डायरेक्शन कैसा आएगा? किस तरह से घूमेगा ये जो डायपोल है ये कैसा घूमेगा? इट इज Q इंटू ई, इधर पे भी फोर्स Q इंटू ई, इधर पे भी फोर्स है। कैसा घूमेगा ये? क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? देख के बताओ कैसा घूमेगा ये, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसा घूमेगा ना, ऐसा, हाँ या ना? बराबर है। तो टॉर्क का डायरेक्शन एक्सिस पे ये इस तरह से आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, मतलब डायपोल मूवमेंट और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू P एज वेल एज P। इसलिए अगर आप P क्रॉस E करते हो तो डायरेक्शन प्रॉपर बनता है। देखो ये P है और P क्रॉस E कर रहे हो तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर E क्रॉस P करते तो डायरेक्शन कैसा बनता फिर आपका? ऊपर की तरफ बनता है। बात समझ गए कि नहीं? इसलिए हमने क्या लिखा है? P क्रॉस E लिखा है, E क्रॉस P नहीं लिखा है। अभी क्लियर हो गया बेटा? क्यों P क्रॉस E लिखे, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखे? समझ गए या नहीं? यस सर। है ना? क्यों हमने P क्रॉस E लिखे, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखे? दैट इज ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, है ना? यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड में सिर्फ P साइन थीटा यहाँ से पता नहीं चलेगा ना भाई। यहाँ से आप P क्रॉस E लिख दो या E क्रॉस P लिख दो, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब आप लिख रहे हो तो P क्रॉस E लिखना पड़ेगा, है ना? ये एक्सियल वेक्टर हो गया और इसका डायरेक्शन इससे निकल रहा बढ़िया से। अगर E क्रॉस P करोगे तो डायरेक्शन ऊपर बनेगा, और P क्रॉस E अगर कर रहे हैं तो ऐसा आएगा, ये ऐसा घूम रहा है इसलिए डायरेक्शन भी इसका ऐसा बनना चाहिए यहाँ पे। अरे भाई समझ गए कि नहीं? समझ गया बेटा? कोई डाउट अभी? हेलो, कोई डाउट है डायरेक्शन को लेके? कोई डाउट है? हेलो, अगर अपन चार्ज की लोकेशन चेंज कर दिए रहते तो फिर ई क्रॉस पी लिखते ना फिर? क्या क्या? अगर अपन चार्ज की लोकेशन चेंज कर दिए रहते, मतलब प्लस का प्लस से माइनस, तो फिर उस पे ई क्रॉस पी आया रहता है ना? अगर तू यहाँ पे प्लस कर दे यहाँ माइनस कर दे तो क्या होगा? ये प्लस वाला इधर पे फोर्स लगेगा, माइनस वाले पे इधर लगता है, फिर उल्टा घूमता ना। तो एक्चुअल में अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर दोगे तो P का डायरेक्शन भी तो बदलता है ना। हाँ सर। P का डायरेक्शन बदलेगा तो आपने लोकेशन चेंज किए, P का डायरेक्शन चेंज किए तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क भी ऊपर हो जाएगा, लेकिन P का डायरेक्शन भी तो बदल गया ना वहां पे। तो फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P क्रॉस E रहेगा फार्मूला। समझ गए? हाँ सर। फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P क्रॉस E रहेगा फार्मूला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पर, आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? हाँ सर।
नेक्स्ट है पेज नंबर 5, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका पेज नंबर 5, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी U, पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन है यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वैसे तो नॉन यूनिफॉर्म पे भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, लेकिन हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे बेटा, अभी देखो यहाँ पे। तो सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर मैं दो लोकेशन ले लूं यहाँ पे, ये जैसे प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस 2a है, ठीक है। और ये हो गया इसका डायपोल मोमेंट P, एंड P का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q into 2a। दिस इज प्लस Q चार्ज एंड दिस इज माइनस Q चार्ज। एक चीज देखो, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल कितनी लिखोगे, यहाँ पे पोटेंशियल है V2 और यहाँ पे पोटेंशियल है V1। ये हायर पोटेंशियल पे है और ये कैसा है यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे, हाँ या ना, समझ गए कि नहीं। V इज पोटेंशियल, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल को आप फील्ड पे रखते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनती है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये A हो गया और ये B हो गया, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज Q into VA प्लस सॉरी ये माइनस Q into VA प्लस Q into VB प्लस KQ into माइनस Q डिवाइडेड बाय 2a फैक्टर, बराबर है कि नहीं। हेलो, यही फार्मूला लिखोगे ना पोटेंशियल एनर्जी का, चार्ज और पोटेंशियल। तो यहाँ पे जहां पे ये A लोकेशन पे है ना, तो A लोकेशन पे पोटेंशियल कितनी आएगी इसकी, A लोकेशन पे पोटेंशियल ये समझ गए कि नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल VA है, दिस इज पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है VB लिख दिया मैंने, समझ गया बेटा। यहाँ पे पोटेंशियल VA और यहाँ पे पोटेंशियल कितनी VB। इसको और सिंप्लीफाई कर दें हम, इसको और सिंप्लीफाई अगर कर दें तो U इक्वल्स टू Q इज टेकन आउटसाइड द ब्रैकेट VB माइनस VA लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस KQ माइनस Q डिवाइडेड बाय 2a। ये वाला फैक्टर किसके कारण आया बता सकते हो क्या, KQ माइनस Q डिवाइडेड बाय 2a, ये फैक्टर किसके कारण, दोनों चार्जेस के कारण। हाँ, दोनों चार्जेस के सिस्टम के कारण। लेकिन ये वाला टर्म तो हमेशा फिक्स रहेगा, डायपोल कैसा भी घूमेगा कैसा भी रहेगा, किस पे फर्क पड़ेगा, VB और VA पे फर्क पड़ेगा, इस पे तो कभी फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं थोड़ा और यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान देना। ये डिस्टेंस ऐसा ले लिया मैंने, बराबर है, और क्योंकि ये एंगल थीटा डिग्री का है ये पॉइंट C है, तो VC, VB और VC की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी, और ये हायर पोटेंशियल पे रहेगा और ये लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, Q इंटू VB माइनस VA की जगह पे VB माइनस VC भी हम लोग लिख सकते हैं, तो सॉरी VC माइनस VA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, हेलो, अरे जल्दी बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। हाँ, और ये वाला टर्म तो कांस्टेंट वाला टर्म है, इसको मैंने डिनोट कर दिया यहाँ पे U नॉट से, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कभी नहीं बदलेगा, यही बस बदलेगा। अगर ये घूमेगा तो ये बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अगर ये डायपोल घूमता है तो ये बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये तो फिक्स क्वांटिटी हो गई डायपोल के लिए। ओके,
अब हमने एक और रिलेशन पढ़े थे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक डायरेक्ट जाने पे अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है तो AC की वैल्यू ये किसकी इक्वल हो जाएगी 2a cos थीटा हो जाएगी कि नहीं AC की वैल्यू सिंस AC इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा देखो जरा 2a cos थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है AC की वैल्यू AC की वैल्यू 2a cos थीटा बन रहा है हेलो अरे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो ट्रिग्नोमेट्री cos थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB तो इट इज AC AB की वैल्यू कितनी है 2a तो AC की वैल्यू क्या आ गई 2a cos थीटा आ गई बराबर है और एक और टर्म सिंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मैंने क्या बताया था ED लिखते हो कि नहीं लिखते हो डिस्टेंस E इंटू AC या फिर आप इसको लिख सकते हो E इंटू 2a cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं डायरेक्ट बोलना E इंटू 2a cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं बेटा इसको जल्दी बताओ यस सर है ना ये डायरेक्ट बताया था हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज डायरेक्टली इक्वल्स टू ED लिखना सिखाया था मैंने हेलो यस सर कोई डाउट इस पे तो VA माइनस VC आपने निकाल दिया ये इसके बराबर आ गया दिस इज VA माइनस VC है ना VA माइनस VC दैट इज ये यहां पर की पोटेंशियल माइनस यहां पर की पोटेंशियल का जो डिफरेंस है डायरेक्ट ED के बराबर हो जाएगा स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जरा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सर हाँ बोलो सर वो फर्स्ट स्टेप में जो प्लस KQ माइनस Q अपॉन 2a सर वो कहाँ से आया बेटा जब दो चार्ज पार्टिकल इस तरह से सेपरेटेड रखें तो सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है ना KQ माइनस Q अपॉन 2a डिस्टेंस सर लेकिन वो लिखा है ना वो जो Q इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इधर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है नहीं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ना दो तरह से बन रही है यहाँ पे ये वाले डिस्टेंस को तू 2a लिख दे या L लिख दे क्या फर्क पड़ता है दिस इज L या फिर आप इसी को 2a लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ED की जगह पे है ना देख ये वाला जो टर्म है ना ये पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की एक्सटर्नल फील्ड पे और ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों चार्ज पार्टिकल की है कॉन्फिगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी वो एक टर्म बेटा कॉन्फिगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है और एक टर्म किसको बता रहा है हेलो एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है समझा कि नहीं हाँ ओके सर समझ हाँ एक टर्म बता रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी ये वाला जो टर्म है ना ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी जैसे ये बॉल है इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी हम अर्थ की ग्रेविटी में देखेंगे तो माइनस mg जो भी हमको लिखना है बराबर एक और अगर इसी के साथ में हम एक और बॉडी ले लें जैसे मान लो ये एक और बॉडी है तो अब इनकी भी तो आपस में पोटेंशियल एनर्जी बनेगी ना और अर्थ की ग्रेविटी के कारण भी रहेगी हाँ या ना यस सर इसलिए ये टर्म हमने लिखा समझ गए अभी की डाउट है कुछ यस सर समझ गया हाँ ओके स्क्रीनशॉट लो इस पेज का स्क्रीनशॉट तो हाँ बोलो फिर अपन ने हायर पोटेंशियल कैसे डिसाइड किया इसमें हायर पोटेंशियल इस साइड पे इसलिए होगी क्योंकि फील्ड हमेशा हायर से किधर चलती है लोअर की तरफ चलती है इसलिए करती है समझ गया हाँ सर ओके स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ले लिए यस सर ओके तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया है Q इंटू उल्टा लिख रहे थे VC माइनस VA प्लस U नॉट और VA माइनस VC इतना है तो यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू माइनस ऑफ E इंटू 2a cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं है सर प्लस U नॉट क्लियर हो गया हेलो समझ गए स्टेप माइनस साइन समझ गए कि नहीं क्यों आ गया माइनस साइन हाँ
क्योंकि यहाँ पे है लोअर माइनस हायर, इसलिए माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू 2a इंटू ई इंटू कॉस थीटा प्लस यू नॉट। सो दैट इज व्हाई वी विल राइट इट एज, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, q इंटू ई क्या बन गया यहाँ पे p, p इंटू ई इंटू कॉस थीटा प्लस यू नॉट। यार ये जो कांस्टेंट है ना यू नॉट, इसको क्या कंसीडर कर सकते हो तुम बताओ जरा। इस कांस्टेंट को जीरो कंसीडर कर सकते हो कि नहीं, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और अगर आप चेंज मेजर कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी का, तो चेंज में सिर्फ ये थीटा का रोल आएगा, चेंज में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल में भी यही वैल्यू रहेगी, इनिशियल में भी यही वैल्यू रहेगी। तो जब भी आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मेजर करते हो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल माइनस पीई माइनस पीई कॉस थीटा एफ एंड फिर यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा प्लस यू नॉट एंड माइनस ऑफ माइनस पीई कॉस थीटा आई प्लस यू नॉट। तो जब आप चेंज मेजर कर रहे हो तो ये जो कांस्टेंट टर्म आया पोटेंशियल एनर्जी का, ये तो कट गया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको। तो जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी में, इट इज माइनस पीई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। तो चेंज में ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका तो कोई काम आ ही नहीं रहा है ना, तो हम इसको हटा सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में किसकी जरूरत पड़ती है, कैलकुलेशन में किसकी जरूरत पड़ती है बताओगे क्या? कैलकुलेशन करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू की जरूरत पड़ती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ती है? कौन से टर्म की जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन करने? सर चेंज इन, हाँ चेंज इन, वर्क डन का कैलकुलेशन करना या कुछ करना तो आपको हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कांस्टेंट टर्म का तो कोई रोल आ ही नहीं रहा है जब हम चेंज मेजर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से रहता है। तो इसको हम यहाँ पे हटा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ये पेज नंबर 5 है कि 6 है ये? हाँ बोलो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी वो प्लस में आएंगी ना? क्या बेटा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आएंगी ना, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो वो अभी छोड़ दे, वो अभी छोड़ दे कि कौन सी प्लस में कौन सी माइनस में, वो अभी हम नहीं देख रहे उसके बारे में, ठीक है, वो तो बात का काम है हमारे लिए। मैंने यहाँ पे ये डेल्टा यू इसलिए बताया कि ये जो कांस्टेंट टर्म था पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये तो हट गया ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो फिक्स है, और ये फिक्स है तो ये कभी भी बदलेगा नहीं। यू नॉट की वैल्यू किसके बराबर है? यू नॉट की वैल्यू के क्यू माइनस क्यू अपॉन 2a, ये तो बदल ही नहीं रहा है ना। तो ये तो जब हम चेंज मेजर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में तो इसका कोई यूज आता ही नहीं है, और जब इसका यूज आ नहीं रहा है चेंज मेजर करने के लिए तो इसको नेग्लेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ये पेज नंबर 5 है कि 6 है ये? सर 6 है। हाँ 1 मिनट फिर से लेना, फिर स्क्रीनशॉट लो, अब ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का, ले लिए? ले लिए क्या? पेज नंबर 7। तो ये पेज अब आप लोग याद रखो। फाइनली अब हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं सीधा सीधा, और का फार्मूला क्या आया है यहाँ पे?
टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास P क्रॉस E, P into E into sin थीटा, और वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे तो P क्रॉस E लिख दोगे। दूसरा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी is U equals to माइनस PE cos थीटा प्लस U नॉट। ठीक है, यही आएगी पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए कि नहीं? और इसको क्या लिख सकते हो आप? दिस पोटेंशियल एनर्जी कैन बी माइनस P डॉट E लिख दो प्लस U नॉट, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में ये आता नहीं है डेल्टा U में, इसका कोई चेंज नहीं आएगा। वेयर U नॉट इज कांस्टेंट वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है? Q माइनस Q डिवाइडेड बाय 2A। 2A इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, है ना, ये 2A सेपरेशन बिटवीन द चार्ज है या फिर L है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका कोई काम आएगा नहीं, तो हम सीधा सीधा लिख दें इफ U नॉट इज neglected also it cancel during calculation of delta U। तो डेल्टा U के कैलकुलेशन में ऑलरेडी ये कैंसिल हो जाता है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा माइनस PE cos थीटा या माइनस ऑफ P डॉट E। दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वाला पेज है। तो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपने लिख दिए, अब इनको याद रखना आगे के लिए। ठीक है, आगे के लिए याद रखो इसको। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी तक हमने डेरिवेशन वाला पार्ट भी देखा, दोनों का डेरिवेशन किया, लेकिन ये रिजल्ट है, मतलब आज की क्लास का पूरा रिजल्ट ये है, इसको आपको याद रखना है। जो बच्चे CBSE वाले हैं तो वो उनके लिए डेरिवेशन भी आता है, लेकिन जो बच्चे स्टेट बोर्ड के, उनमें ये 11th क्लास में दिया हुआ, तो फिर आपको इसके डेरिवेशन की अप्रोच पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन CBSE में ये दिया हुआ है ना। क्लियर हो गया कि नहीं? तो बोर्ड एग्जाम के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई। आप जिस बोर्ड में, जैसे CBSE में तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन में हम इस रिजल्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये जो फाइनल रिजल्ट आए, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर वर्क डन का कैलकुलेशन आता है तो वो कैसे करोगे? वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करोगे? कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, ये कैसे करोगे? थर्ड पॉइंट, वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करोगे? बताओ जरा। क्या इंटीग्रेशन के लफड़े में फंसोगे यहाँ पे कि सिर्फ वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा U निकालना पड़ेगा। क्या करोगे? वर्क डन, तो ध्यान देना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर चाहिए तो माइनस डेल्टा U करना है, और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स अगर चाहिए तो पॉजिटिव डेल्टा U करना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको मेजर करनी है वर्क डन के कैलकुलेशन पे। आपको वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन ये करो वो करो, उस पे नहीं उलझना है। आपको वर्क डन का कैलकुलेशन अगर बोला गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट किसी को भी? हेलो, किसी को कोई डाउट? तो ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। ये आज जितना अपन ने पढ़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पूरा आज की क्लास का कंक्लूजन यहाँ पे है। समझ गया बेटा? हेलो, अरे बोलो कुछ। कोई डाउट? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। हाँ, ओके, समझ में आ गया पूरा? तो ये सर, हाँ बोलो, अभी क्वेश्चन आंसर पूछो। सर वो जो U जो लिखा है माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, उसको अपन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बोलते फिर? कौन सा वाला? जो लास्ट में जो रिजल्ट लिखा है, अपन ने हाँ। U नॉट को वही बोले ना, जब चेंज कैलकुलेट करेंगे तभी कैंसिल होगा, तो फिर फाइनल रिजल्ट को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बोलते? फाइनल रिजल्ट को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बोलते? नहीं, फाइनल वाला भी ये है, मतलब कि अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ही है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड लोकेशन आपने थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे भी मान लिया, जहां पे
पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी कॉन्फ़िगरेशन की? 0 रहेगी। अच्छा थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री कर दोगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगी क्या? ये पीई कॉस थीटा वाला टर्म 0 बनेगा, यू नॉट वाला थोड़ी 0 बनेगा। यू नॉट वाला तो किसी भी एंगल के लिए कैसा रहेगा? ये फिक्स रहेगा ना। हेलो, हाँ सर। तो वो यू नॉट आप समझ लो कि रेफरेंस वैल्यू है, और रेफरेंस वैल्यू को हटा देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेफरेंस वैल्यू को क्या ले रहे हो। यू नॉट की वैल्यू आप कितने जूल ले रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, समझ गए? ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। कोई डाउट अभी किसी भी बच्चे को? हेलो, कोई डाउट है क्या? सर हाँ बोलो। सर जब चेंज कैलकुलेट करेंगे तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, माइनस माइनस पीई कॉस थीटा। तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल देखना है ना? हाँ सर। हाँ, इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल, क्योंकि जब चेंज कैलकुलेट करोगे तो वैसे भी यू नॉट वाला टर्म तो कट गया, तो उसका तो कोई मतलब है नहीं हमारे लिए। हाँ, लेकिन अगर ये बोला गया है कि थीटा इक्वल्स टू मान लो 60 डिग्री के एंगल पे डायपोल रखा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो फिर जरूरत पड़ेगी तो यू नॉट, वैसे यू नॉट की जो वैल्यू है ना, ये माइनस पी डॉट ई या माइनस पी कॉस थीटा के कंपेरिजन में बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू होती, बहुत छोटी वैल्यू होती, इसलिए उसको हटा देते हैं, वहां पे जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगली क्लास